नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 10th हिंदी का पेपर हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 3 घंटे का होता है। पेपर में सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। दोस्तों, अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले एक बार अपठित गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक अच्छी तरह यदि गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप संबंधित प्रश्नों को अवश्य हल कर पाएंगे। गद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर गद्यांश है। यदि मनुष्य और पशु के बीच कोई अंतर है तो केवल इतना कि मनुष्य के भीतर विवेक है और पशु विवेकहीन है। इसी विवेक के कारण मनुष्य को यह बोध रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसी विवेक के कारण मनुष्य यह समझ पाता है कि केवल खाने पीने और सोने में ही जीवन का अर्थ और इति नहीं है। केवल अपना पेट भरने से ही जगत के सभी कार्य संपन्न नहीं हो जाते और यदि मनुष्य का जन्म लिया है तो केवल इसी चीज़ का हिसाब रखने के लिए नहीं कि इस जगत ने उसे क्या दिया है, और न ही यह सोचने के लिए कि यदि इस जगत ने उसे कुछ नहीं दिया तो वह इस संसार के भले के लिए कार्य क्यों करे। मानवता का बोध कराने वाले इस गुण यानी विवेक की जननी मानवता का बोध कराने वाले इस गुण विवेक की जननी का नाम शिक्षा है। शिक्षा जिससे अनेक रूप समय के परिवर्तन के साथ इस जगत में बदलते रहते हैं। शिक्षा जिससे अनेक रूप समय के परिवर्तन के साथ इस जगत में बदलते रहते हैं, वह जहाँ कहीं भी विद्यमान रही है, सदैव अपना कार्य करती रही है। यह शिक्षा ही है जिसकी धुरी पर यह संसार चलायमान है। विवेक से लेकर विज्ञान और ज्ञान की जन्मदात्री शिक्षा ही तो है। शिक्षा हमारे भीतर विद्यमान वह तत्व है जिसके बल पर हम बात करते हैं, कार्य करते हैं, अपने मित्रों और शत्रुओं की सूची तैयार करते हैं, उलझनों को सुलझनों में बदलते हैं। असल में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा उन तथ्यों का तथा उन तरीकों का ज्ञान कराती है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने खोजा था। सभ्य तथा सुखी जीवन बिताने के लिए आज यदि हम सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें उन तरीकों को सीखना होगा, उन तथ्यों को जानना होगा जिन्हें जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने निरंतर सदियों तक शोध किया है। यह केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो सही उत्तर है का, शिक्षा और विवेक। दूसरा प्रश्न, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। सही उत्तर है ख, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। विवेक के कारण वह उचित और अनुचित में अंतर करके उचित को अपनाने तथा अनुचित को त्यागने में समर्थ होता है। पशु में विवेक नहीं होता और वह उचित अनुचित का विचार नहीं कर सकता। अगला प्रश्न तीसरा, विवेक से किसका बोध होता है। तो सही उत्तर है ग, विवेक से मानवता का बोध होता है। जिसमें विवेक है वही मनुष्य कहलाता है। मनुष्य अपने जीवन में जो शिक्षा ग्रहण करता है उसी के कारण विवेक का गुण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, शिक्षा के विषय में कौन सा कथन ठीक नहीं है। शिक्षा के अनेक रूप हैं जो समय परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। विवेक से लेकर विज्ञान और ज्ञान की जन्मदात्री शिक्षा ही तो है। शिक्षा से ही हम उलझनों को सुलझनों में बदलते हैं। शिक्षा केवल मनुष्य की जीविका चलाती है। तो शिक्षा के विषय में कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो सही उत्तर है घ, शिक्षा केवल मनुष्य की जीविका चलाती है। यही कथन गलत है, सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न पांचवा, आज यदि हम सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें क्या सीखना होगा। सही उत्तर है का,
उन तथ्यों को जानना होगा जिन्हें जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने निरंतर सदियों तक शोध किया है। दूसरा प्रश्न जिसमें एक पद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। पद्यांश देखिए, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो याद जो करें सभी, हुई न यूं सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उसी नर शिव ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? सही उत्तर है ख, समस्त मनुष्य एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना रखें। अगला प्रश्न, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु। तो सही उत्तर है क, जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है। अगला प्रश्न, काव्यांश के आधार पर बताइए कि व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो सही उत्तर है ख, परोपकारी। अगला प्रश्न, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कैसे व्यक्तियों की कथा स्वयं सरस्वती बखानती है? तो सही उत्तर है ख, उदार व्यक्तियों की। अगला प्रश्न, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण से क्या संदेश दिया है? तो सही उत्तर है ग, त्याग और बलिदान का। अथवा में जो पद्यांश आया था वह देखिए, बहुत कठिन है भले बुरे का भेद आज कर पाना, सहज बोध के गंतव्यों का दुर्लभ हुआ सुहाना, सबके मन में ललक बलवती ऊपर उठ पाने की, किंतु बड़ी है भूख और भी सब कुछ खा जाने की, गिरा दूसरों को राहों में बढ़ो दौड़ मंजिल की, रही न किंचित चाह किसी की साथी को संबल की, स्वार्थ सिद्ध ही साध्य सभी विद कैसे लक्ष्य मिलेगा, कब तक जनमानस विवेक को यूं ही सहज छलेगा, ऐसे संभव नहीं धरा पर सहज बोध का बरसण, ऐसे संभव नहीं धरा पर सहज बोध का वर्षण, तड़पेगी पल पल मानवता हो न सकेगा तर्पण, बैर भाव को त्याग सभी बढ़ सृजन पंथ अपनाएं, व्यक्ति दौड़ में फिसल रहे जो उनको व्यस उठाएं। इस काव्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, काव्यांश के आधार पर बताइए कि मानवता के तड़पते रहने का क्या कारण है? तो सही उत्तर है ग, स्वार्थपरता। अगला प्रश्न, आज के युग की विशेषता नहीं है दूसरों के हित साधन की चिंता करना, दूसरों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, भले बुरे की पहचान नहीं करना, ये सभी। तो आज के युग की विशेषता क्या नहीं है? पद्यांश के आधार पर, काव्यांश के आधार पर क, दूसरों के हित साधन की चिंता करना। काव्यांश के आधार पर का ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, आज के युग में किसकी पहचान करना कठिन है? सज्जन और दुर्जन की। चौथा प्रश्न, गिरा दूसरों को राहों में बढ़ो दौड़ मंजिल की पंक्ति का क्या आशय है? सही उत्तर है ख, दूसरों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर स्वयं आगे बढ़ना। अगला प्रश्न है पांचवा, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि की क्या अभिलाषा है? तो सही उत्तर है ख, मन मुटाव छोड़ सृजन के कार्य करना। तीसरा प्रश्न, जिनमें 5 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्न करने हैं जो कि एक एक अंक के यानी 4 अंक के हैं, MCQ टाइप, जो कि वाक्यों पर आधारित हैं। पहला प्रश्न देखिए क, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो संयुक्त वाक्य होगा
चौथा वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। अगला प्रश्न ख, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। सही उत्तर है तीसरा, जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। यह मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सरल वाक्य है। तो सही उत्तर है तीसरा, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। अगला प्रश्न, बाल गोविंद जानते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया, रेखांकित उपवाक्य का भेद है। तो सही उत्तर है चौथा, संज्ञा उपवाक्य। अगला प्रश्न, विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। तो सही उत्तर है पहला, सरल वाक्य है। अगला प्रश्न, वाच्यों पर आधारित प्रश्न है 5, जिनमें से कोई भी 4 करने हैं जो एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप हैं, 4 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, किसान खेतों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, इसको कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो कर्म वाच्य कौन सा है सही? दूसरा, किसान द्वारा खेतों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न, राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिए गए, कर्तृवाच्य में बदलना है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा, राजा ने प्रजा को कष्ट दिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाच्य वाला वाक्य छांटिए। तो भाववाच्य वाला वाक्य पहला, सोहन से चला नहीं जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है। तो बाकी सभी कर्मवाच्य के हैं, चौथा कर्मवाच्य का नहीं है। आइए अब चला जाए, ये भाववाच्य का है, बाकी सभी कर्मवाच्य के हैं। तो सही ऑप्शन है चौथा। अगला प्रश्न, निहारिका पढ़ रही है, वाच्य का प्रकार बताइए। निहारिका पढ़ रही है, कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न, जो कि पद परिचय से संबंधित है, जिसमें 5 में से कोई भी 4 प्रश्न करने थे, जो कि 4 अंक के हैं, एमसीक्यू टाइप, एक एक अंक के। पहला प्रश्न का, मैंने संतरा खाया, खाया शब्द का पद परिचय लिखिए। तो सही उत्तर है पहला, सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, सोहन इसी घर में रहता है, सोहन शब्द का पद परिचय दीजिए। तो सही उत्तर है पहला ऑप्शन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। अगला प्रश्न, घर में कौन रहता है, घर का पद परिचय लिखिए। तो सही ऑप्शन है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, सत्य की सदैव जीत होती है, सदैव शब्द का पद परिचय लिखिए। तो सही उत्तर है तीसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण, होती है क्रिया के काल का बोधक। अगला प्रश्न है, मनोज आज दिल्ली जाएगा, मनोज शब्द का पद परिचय लिखिए। तो सही उत्तर है पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, जाएगा क्रिया का कर्ता। अगला प्रश्न, छठा, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो कि एमसीक्यू टाइप, एक एक अंक के 4 प्रश्न है, 4 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर है पहला, अतिशयोक्ति अलंकार है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। अगला प्रश्न, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे, में अलंकार है। तीसरा ऑप्शन सही है, मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। कौन सा अलंकार है? तीसरा प्रश्न सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार से संबंधित एमसीक्यू टाइप वाला वीडियो देख सकते हैं आप, जिसमें अलंकारों को भी समझाया गया है और कुछ एमसीक्यू टाइप प्रश्न भी दिए गए हैं। तो आप अलंकारों के लिए अलंकारों वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें सोहत ओढ़े पीत पट, इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है,
आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हों वहाँ पर अलंकार होता है। तो सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है, श्लेष अलंकार। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। अगला 7वां प्रश्न देखिए, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के, जो कि बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। गद्यांश देखिए, आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बैठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, गद्यांश के आधार पर बताइए कि भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? किसानों पर, मेड़ पर खड़ी औरतों पर, आसपास खेलते बच्चों पर। तो सही उत्तर है चौथा, सभी पर। दूसरा प्रश्न, बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? जादू। अगला प्रश्न, भगत के संगीत को सुन हलवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही ऑप्शन है तीसरा, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके लेखक का नाम बताइए। तो सही उत्तर है दूसरा, बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे? तो सही उत्तर है तीसरा, स्वर को ऊंचा नीचा करते थे। अगला प्रश्न, जिसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न पूछे गए हैं MCQ टाइप, जो कि संबंधित पाठ से रिलेटेड है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि खीरे को काटने से पहले नवाब साहब ने क्या किया? सॉरी, काटने नहीं होगा यहाँ पर, खाने होगा। खाने से पहले क्या किया? तो खीरों को धोया और तौलिए से पोंछा, खीरों को काट कर झाग निकाला, खीरों की फांकें बनाकर तरीके से तौलिए पर सजाईं। तो सही उत्तर है चौथा, यह सभी किया। अगला प्रश्न है, कैप्टन को देखकर हवलदार साहब अवाक रह गए क्योंकि? सही उत्तर है तीसरा, वह कैप्टन नहीं बल्कि मरियल सा बूढ़ा और एक लंगड़ा व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखिए 9वां, जिसमें एक पठित पद्यांश दिया गया है जो कि भ्रमर गीत के पदों पर आधारित है, सूरदास के पदों से है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। पद्यांश देखिए, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे ऊधों नाही परत कही, अवध आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुने बिरहिन बिरह दही, चाहत उति गुहार जितैते उतते धार भई, सूरदास अवधीर धरई क्यों मर्यादा न लही। इस पर आधारित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि किनकी अभिलाषाएं मन में ही रह गईं? तो सही उत्तर है पहला, गोपियों की। गोपियों के जीने का आधार क्या था? कृष्ण के आने की आशा। गोपियों की विरह ज्वाला और तेज क्यों हो गई? कृष्ण के योग के संदेश से। अगला प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि किसने सभी मर्यादाओं को त्याग कर दिया है? सही उत्तर है दूसरा, श्री कृष्ण ने।
प्रस्तुत काव्यांश में सूरदास किसके माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं? सही उत्तर है दूसरा, गोपियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर बताइए कि परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? सही उत्तर है पहला, धनुष का टूटना। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता के आधार पर बताइए कि उन्मन और विकल कौन है? सही उत्तर है चौथा, पूरा संसार। अब पेपर का खंड ब पार्ट, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न, जिनमें से कोई भी 3 प्रश्न करने थे जो कि 2-2 अंक के हैं, 6 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, का वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, पानवाले जैसे लोग कैप्टन जैसे देशभक्त व्यक्तियों का मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं, यह सरासर गलत और अनुचित है। कैप्टन जैसे देशभक्तों को पानवाले जैसे स्वार्थी लोग पागल कहते हैं। कैप्टन जैसी देशभक्ति भावना हर देशवासी में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ख बाल गोविंद भगत की व्यक्तित्व एवं वेशभूषा का चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे मझोले कद के इंसान थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर कनफटी टोपी धारण करते थे। गले में तुलसी की माला और माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में काली कमली ओढ़े रहते थे। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ग बिना विचार घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल जी के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेखक यशपाल जी के इस विचार से हम पूर्णतः सहमत हैं कि बिना विचार घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है। अनेक बार ऐसी बात अपने आप होती चली जाती है जिसके विषय में ना तो हमने कभी सोचा होता है और न विचार किया होता है। वह बात बढ़ते बढ़ते एक कहानी का आकार यानी रूप ले लेती है। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, घ एक कहानी यह भी मैं लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की 4 दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेखिका के समय और आज के समय में परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। आज लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया जाता है। आज लड़कियां पढ़ने लिखने एवं खेलने कूदने में लड़कों से पीछे नहीं हैं। लड़कियों का हर क्षेत्र में प्रदर्शन दिनों दिन निखर रहा है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। खेल कूद में लड़कियों की प्रतिभागिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 12वां, जिसमें कोई भी 3 प्रश्न करने थे, जिसमें जो कि 2-2 अंक के हैं, 6 अंक के प्रश्न करने हैं, कोई भी 3-4 में से। पहला, क साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल होने पर सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। विनम्रता के अभाव में व्यक्ति उद्दंड एवं निरंकुश हो जाता है। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाता है, दूसरों का अहित करने लगता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का मेल श्री राम में था, जिन्होंने अपने आप को दास और मुनि परशुराम को स्वामी कहकर संबोधित किया था। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है के आधार पर बताइए कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। यह ऋतुराज वसंत का समय होता है। पेड़ पौधे नए नए पत्तों, फल और फूलों से लद जाते हैं। हर तरफ
नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूलों का मनोहर नज़ारा होता है। फूलों के परागकणों से हवा और अधिक सुहावनी एवं सुगंधित हो जाती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। बाग बगीचों एवं पक्षियों में एक नवीन उल्लास भर जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के पद हरिहर राजनीति पर्याय, हरिहर राजनीति पर्याय का मूल स्वर व्यंग है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, हरिहर राजनीति पर्याय यह एक व्यंग्यात्मक वाक्य है। ऐसा कहकर गोपियों ने श्री कृष्ण पर व्यंग किया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से घुमा फिराकर बात करने की कोशिश की है। गोपियों से सीधे सीधे कोई बात नहीं की। श्री कृष्ण अपना किया हुआ वादा भी भूल रहे हैं, जैसा कि राजनीति में होता है। राजनेता चुनाव से पहले जनता से तमाम वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं, निभाते नहीं हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है घ, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। उनके जीवन में अभाव और दुख ही दुख हैं, जिनको वह खुद तक सीमित रखना चाहते हैं, किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते। इतने बड़े कवि का ऐसा कहना उनकी विनम्रता और महानता का भी परिचायक है। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 13वां, जिसमें कोई भी 2 प्रश्न करने थे, जो कि 4-4 अंक के हैं। पहला प्रश्न देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेखक की आंतरिक व्यवस्था उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। जब वह मन में उत्पन्न भाव विचार को लिख देता है तो वह व्यवस्था मुक्त हो जाता है, अच्छा अनुभव करता है, रिलैक्स फील करता है। किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत दूसरे को कुछ भी रचने के लिए अनेक तरीकों से उत्साहित करते हैं। जैसे वाल्मीकि रचित रामायण से प्रेरणा लेकर अन्य रचनाकारों ने भी अपनी अपनी भाषा में अपने अपने अनुसार अपने अपने तरीके से लिखा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ख, मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रकृति को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। साना साना हाथ जोड़ पाठ के आधार पर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना और कम दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए। सड़ने एवं गलने वाली चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए। चीज़ों का आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग करना चाहिए एवं अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, माता का आंचल पाठ में ग्रामीण परिवेश के चित्रण को दर्शाते हुए पाठ के आधार पर शहरी और ग्रामीण जीवन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, एक तो पाठ के आधार पर ग्रामीण परिवेश दिखाना है, उसके बाद शहरी और ग्रामीण जीवन में अंतर स्पष्ट करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रामीण परिवेश सादा सरल जीवन, कोई दिखावा नहीं, दिखावा रहित, सीमित ज़रूरतें, ताज़ा एवं खुली आबो हवा। गांव की हवा कैसी होती है? ताज़ा एवं खुली आबो हवा होती है। खेती एवं पशुपालन पर निर्भर रहते हैं गांव के लोग। अब शहरी और ग्रामीण जीवन में अंतर, तो इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, साधनों सुविधाओं की उपलब्धता, शहरों में अधिक सुख सुविधाएं होती हैं, गाँव में उतना नहीं होता है। पहनावा एवं खान पान का अंतर, परिवार का अंतर, शहर में एकल परिवार होते हैं यानी सिंगल फैमिली होती है, गांव में संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली होती है। जीवन शैली, गांव का जो जीवन है वो वास्तविक एवं सादा होता है, जबकि सिटी का जो जीवन है वो दिखावे से युक्त होता है, कृत्रिम होता है, दिखावा होता है शहर में। सामाजिक सरोकार, गांव में आपस में एक दूसरे में साहचर्य होता है, सहयोग की भावना होती है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, लेकिन सिटी में
कैसा होता है व्यक्ति? अकेला होता है, अपने काम से काम रखता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, एकाकी होता है। बच्चों का पालन पोषण गांव में किस तरह से होता है, शहर में किस तरह से होता है। कार्य, गांव में जो कार्य हैं वो गांव के लोग खेती करना, पशु पालना, जबकि सिटी में जो लोगों के कार्य हैं वो मजदूरी करना या नौकरी करना या व्यापार करना। बच्चों के खेलने के साधन या खेल खिलौने, तो गांव में किस तरह से बच्चों के खेल होते हैं, शहर के बच्चों के क्या क्या खेल होते हैं, खिलौने होते हैं। इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें 14वां प्रश्न, जिसमें अनुच्छेद लेखन से संबंधित है। जो टॉपिक दिए उनमें से किसी एक टॉपिक पर अनुच्छेद लिखना है, जो कि 6 अंक का है। अनुच्छेद कैसे लिखना चाहिए, इसके लिए आप अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें 2 एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। अगला प्रश्न है पत्र लेखन से संबंधित। इसके लिए आप पत्र लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। पत्र लेखन जो कि 5 अंक का है। अथवा में संपादक को पत्र है, तो इसके लिए आप संपादक को पत्र वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आप स्ववृत्त लेखन यानी बायोडाटा लेखन वाला स्ववृत्त वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। और इसके अथवा में ईमेल लेखन का दिया गया है, तो इसके लिए आप ईमेल लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। 2 वीडियो हैं चैनल पर ईमेल से संबंधित, तो इसके लिए आप ईमेल वाला वीडियो देख सकते हैं। संदेश लेखन है 17वें प्रश्न में, छोटी बहन के जन्मदिवस पर उसे एक बधाई संदेश, तो इसके लिए आप 4 अंक का है, संदेश लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। अथवा में विज्ञापन से संबंधित है, तो इसके लिए आप विज्ञापन लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।